मध्य प्रदेश में आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में काफ़ी लोगों को कम जानकारी है। तो सबसे पहली नदी है कूनो नदी। कूनो नदी कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पास है और ये नदी जो है श्योपुर जिले में आती है। तो हमको ये विषय याद रखना है कि कूनो जो नदी है उसका उद्गम स्थल किस जिले में है। और ये जो नदी है ये शिवपुरी पठार से निकलती है। शिवपुरी का जो पठार है उससे ये नदी निकलती है और ये जब अपने उद्गम स्थल के बाद जो नदी है सकरी घाटी से बहती हुई मुरैना पठार को पार करती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। यानी सकरी घाटी से निकलेगी, फिर मुरैना पठार के पास जाएगी, फिर चंबल घाटी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। और ये जो होता है, यदि हम मध्य प्रदेश के नक्शे को देखें तो मध्य प्रदेश के नक्शे के उत्तरी भाग में यानी ऊपर की साइड से ये जो है निकलती है। तो कूनो नदी का उद्गम स्थल आपको याद रखना है और कहाँ से निकलती है। दूसरी नदी है क्वारी नदी। क्वारी नदी जो है ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में आती है और क्वारा नदी जो है मुरैना से निकलती है। तो अब हम देखते हैं ये इसके बारे में कि यह नदी शिवपुरी पठार से निकलती है और कहाँ जाती है ये। तो भिंड जिले की लाहाड़ तहसील में यह नदी सिंध नदी से मिल जाती है बाद में। क्वारी नदी के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये कहाँ जाती है और किससे मिलती है। लास्ट में सिंध नदी से जो है मिल जाती है। तो ये किस पठार से निकलती है ये हमेशा क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद ये कहाँ से मिल जाती है इस पर हमको बात करना है। आगे हम चलते हैं कुछ अन्य नदियों के बारे में। तो इनको याद रख लें कि ये किस जिले से निकलती है और किस पठार से निकलती है। आंगली जो नदी है वो कान्हान नदी है और पेंच नदी है। इन दोनों के बारे में पढ़ने से थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा और उसको क्लियर भी करेंगे। कान्हान नदी यह नदी छिंदवाड़ा जिले में पश्चिमी पठार से निकलती है और देवगढ़ के सुप्रसिद्ध किले के पास बहती हुई नागपुर के उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। चलिए थोड़ा डायग्राम के माध्यम समझेंगे। सपोज दैट आप ये मानिए ये बेनगंगा नदी है। अब बेनगंगा नदी के बाद ये दूसरी नदी मैंने बनाई, इस नदी को हम बोलते हैं कान्हान नदी। तो बेनगंगा नदी बनाई, उसके बाद हमने कान्हान नदी बनाई। एक नदी और बनाते हैं हम, ये बनाई। अब इस नदी को हम नाम देते हैं पेंच नदी। ठीक है, ये होगी आपकी पेंच नदी। तो कान्हान होगी, पेंच होगी, बेनगंगा होगी। तो अब पेंच नदी जो होती है कान्हान नदी की सहायक नदी है, वो भी प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से होता है। अब ये देखिए पेंच किस में मिलेगी, कान्हान में मिलेगी, और कान्हान किस में मिलती है, बेनगंगा में मिल जाती है। अब इसके बाद ये नदियाँ जाती कहाँ हैं, लास्ट अंतिम कहाँ मिलती हैं, तो देखते हैं। अंतिम में ये जाके गोदावरी में जो है ये मिल जाती है। यानी पेंच कान्हान में मिलकर इसकी प्रमुख सहायक नदी बनाती है, उसके बाद बेनगंगा से आती हुई गोदावरी में ये अंतिम जो है मिल जाती है। इस प्रकार से पेंच कान्हान की सहायक नदी है। यहाँ पर देखते हैं एक नदी और आती है जिसको हम बोलते हैं बरधा। इस प्रकार से ये बरधा भी इसमें मिल जाती है बेनगंगा में। तो ये हो गई नदियाँ। तो पेंच कान्हान की सहायक नदी थी, फिर ये बेनगंगा में मिल गई, बेनगंगा फिर गोदावरी में आ गई और यहाँ से बरधा आ गई। चलिए अब हम थोड़ा पेंच के बारे में जान लेते हैं कि जो पेंच होती है वो कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा हमको ज़रूर बात कर लेना चाहिए। तो पेंच के बारे में हम बात करते हैं कि पेंच नदी जो है यह कान्हान की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से होता है। और पेंच निकलती कहाँ से ये क्वेश्चन है। तो पेंच जो है छिंदवाड़ा से निकलती है और जाती कहाँ है और अंतिम में कहाँ पहुँचती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पेंच छिंदवाड़ा से निकलती है, तो ये लिख दिया हमने छिंदवाड़ा। तो यदि क्वेश्चन आता है कि पेंच नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो छिंदवाड़ा लिखिएगा। छिंदवाड़ा के बाद ये कहाँ जाती है, तो इसका सही आंसर है सिवनी। सिवनी जाती है और सिवनी से फिर कहाँ जाती है, तो सिवनी से फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान जाती है। तो इस प्रकार से पेंच को हमने बता दिया। पेंच छिंदवाड़ा में उद्गम स्थल है, फिर सिवनी गई और सिवनी से फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान गई।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? पर्वत श्रेणी के दक्षिण पठार में। बाद में ये कान्हन जिले के कामठी के निकट कान्हन में मिल जाती है, ताकि इसकी सहायक नदी बन जाती है। अब हम बात करते हैं पेंच जो है, एक तरफ हम लिखते हैं मध्य प्रदेश और दूसरी तरफ लिखते हैं महाराष्ट्र। ये हमने लाइन खींचा, एक तरफ मध्य प्रदेश और एक तरफ महाराष्ट्र, तो दोनों की जो सीमा बनाती है वो पेंच नदी बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि पेंच नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का जो है निर्माण करती है। अब पेंच की सहायक नदियों में देखें तो एक है कुलबेहरा। कौन सी सहायक नदी है? पेंच की सहायक नदी कौन सी है? कुलबेहरा। कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, यानी जानते ही हैं। तो ये पेंच की सहायक नदी है और पेंच की सहायक नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। ये नदी हो गई आपकी एक। तो यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो कुलबेहरा। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। इसके बाद दूसरा जो इसकी सहायक नदी है वो है बावनथड़ी। बावनथड़ी भी पेंच नदी की सहायक नदी है, यानी दो सहायक नदी हो गई आपकी। एक सहायक नदी हो गई कुलबेहरा और दूसरी सहायक नदी है बावनथड़ी। तो पेंच नदी की दो सहायक नदियां होती हैं, पहली कुलबेहरा और दूसरा बावनथड़ी। आगे हम दूसरी नदी पर चलते हैं, देखते हैं और क्या कौन कौन सी नदियां हैं। वर्धा नदी। वर्धा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई के पास वर्धन शिखर से होता है, इसलिए इसको वर्धा नदी के नाम जानते हैं, जो छिंदवाड़ा जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है और बाद में ये महाराष्ट्र में प्रवेश करके बेनगंगा नदी से मिल जाती है। आगे चलकर गोदावरी नदी से मिल जाती है, जैसे कि पुराने डायग्राम में देखा था हमने। ठीक है, तो वर्धा नदी जो है बेनगंगा में मिलती है और बेनगंगा अंतिम में चलकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये इसका वर्धा नदी के बारे में था। अब वर्धा नदी की जो जिस शिखर से निकलती है उसकी जो लंबाई है वो 811 मीटर है, तो इसको भी याद रखना है। अब इस वर्धा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वर्धा नदी की जो कुल लंबाई है 525 किलोमीटर है। अब बाह्य क्षेत्र 24,087 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता कि इसकी लंबाई कितनी है, ऐसा कभी पूछते भी नहीं, पर फिर भी हमें याद रखना चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने बताया था आपको, बेनगंगा है और बेनगंगा वर्धा से मिलती है, और बेनगंगा और वर्धा जहाँ पे मिलती हैं उसको क्या बोलती हैं? वर्धा और बेनगंगा जब मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राणहिता। यानी जब वर्धा और बेनगंगा मिलेंगी तो इस स्थान को प्राणहिता के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो वर्धा और बेनगंगा, देन बीबीपी, वर्धा, बेनगंगा और प्राणहिता के नाम से इसको जाना जाएगा। अब इसके बारे में बात करें, इसकी जो लंबाई है 525 किलोमीटर है। अब बाह्य क्षेत्र 24,027 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में बेना, जाम, इराई, मडु, बेमुला, हिरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये हो गया आपका वर्धा नदी। अब हम 2011 में इसके बारे में पूछा गया था MPPSC में कि इराई जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो इसको आप जरूर पढ़ लें। इनकी सहायक नदियों के बारे में अक्सर उन नदियों के बारे में पूछा जाता है जिसको पता नहीं होता है। अब हम अगली नदी के बारे में, शिवना नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो शिवना नदी के बारे में पढ़ते हैं। शिवना नदी जो है इसका उद्गम कहाँ होता है? तो शिवना नदी का जो उद्गम है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अरनाथ तहसील में शिवना नामक ग्राम में निकलता है। अब इसमें हम यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इसी नदी तट पर भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है और तापेश्वर मंदिर भी है। यानी शिवना नदी जब हमारे मंदसौर में इस नदी के तट पर यह मंदिर बना हुआ है।
इस नदी की सहायक नदियों में सोमली, रेतम, गीड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये इनकी प्रमुख सहायक नदियों में बता दिया हमने, 3 नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अच्छा, इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ? तो चोसला बांध जो है निर्मित किया गया है इस नदी पर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिख लें, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप पढ़ें तो कोई भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उनको आप जरूर लिख लें। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इस नदी तट पर कौन सा मंदिर है? तो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो कि नेपाल से जो है जैसा ही है। साथ में इसके एक और मंदिर, इसका नाम है तापेश्वर मंदिर है। ये भी जो है इसी नदी के तट पर बना हुआ है। अगली नदी है शक्कर नदी। शक्कर नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। शक्कर नदी जो है नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, और नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। नर्मदा नदी के बाद अब शक्कर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? जो आमरवाड़ा तहसील के समीप सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और नरसिंहपुर जिले से प्रभावित होती हुई नर्मदा नदी में बाईं ओर से मिल जाती है शक्कर नदी। शक्कर नदी को इसलिए नर्मदा की सहायक नदी के नाम से जानते हैं। नर्मदा और शक्कर नदी के संगम पर भगवान शिव का प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर नरसिंहपुर जिले में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे मिलती है। अब शक्कर नदी पर कौन सा परियोजना चल रही है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, क्योंकि नर्मदा और शक्कर जो है आपस में नरसिंहपुर जिले में मिलती है। तो शक्कर नदी पर नरसिंहपुर जिले में चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। अभी जो है बनी नहीं है, इसको प्रस्तावित किया गया है, जो कि नरसिंह जिले में होगी और दोनों नदियों के संगम स्थल पर जो है ये बनाई जाएगी। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण नदी शक्कर नदी। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जो है अभी हमने सारी जानकारी हासिल की। अब अगली नदी है सीता-रेवा नदी। सीता-रेवा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो सीता-रेवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है छिंदवाड़ा जिले के छिंद गांव से होता है। छिंद गांव के बारे में पुराने वीडियो में काफ़ी विस्तार से बताया गया था। तो सीता-रेवा नदी भी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा के छिंद गांव से होता है। अब इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। यह गाडरवाड़ा नरसिंहपुर के समीप नर्मदा नदी में मिल जाती है। इस नदी का स्थानीय नाम बाराही गंगा है। इसमें कोई बांध, तो इसमें जो है सावलखेड़ा बांध, सावलखेड़ा जो बांध है इस नदी पर बनाया जाना है, जो कि निर्माणाधीन है और ये छिंदवाड़ा में आएगा। तो इस प्रकार से सीता-रेवा नदी के बारे में जाना। तो शक्कर और सीता-रेवा नदी दोनों ही नर्मदा की सहायक नदियां हैं। आगे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।